नमस्ते। यह एक चेतावनी है कि हमारी आगे की चर्चा में यौन हिंसा से जुड़ी कई परेशान करने वाली बातें शामिल होंगी। तो जो भी इससे परेशान हो सकते हैं, कृपया ध्यान दें। अब आइए एक क्लिप देखते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं हथौड़ा अपने हाथ में ले रहा हूँ, दबा रहा हूँ और ये मुझे हथौड़ा नीचे करने के लिए कहता है। मैंने उसे तब देखा जब वे उसे मार रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और तभी हमने उसकी चीख सुनी। वो चीखें जो उसने बचने के लिए चीखी थी। ये मजाकिया था, जैसे उन्हें एक से दूसरे को सौंपना। वो वहाँ खुश थे। मैंने चीखें सुनी, मैंने उसकी चीख सुनी। उनके चेहरे और उनके जननांगों को विकृत करते हुए आप ये कई बार देख सकते थे। जैसे वो सबसे क्रूर तरीके से दर्द देना चाहते थे। उन्होंने बुराई की परिभाषा ही बदल दी है। ठीक है। खैर, ये तो बस एक झलक थी उस बड़े रिपोर्ट की जो अभी-अभी आई है। आज बुधवार 13 मई है। ये रिपोर्ट कल इज़राइल में एक नागरिक आयोग द्वारा जारी की गई थी, जिसने पिछले 2.5 साल अक्टूबर 7 को हुए अत्याचारों की जांच में बिताए, जब हमास ने यह नरसंहार किया, जो हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के खिलाफ सबसे भयानक था। ये रिपोर्ट हजारों वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, पीड़ितों, बंधकों और गवाहों की गवाही पर आधारित है। बस हजारों। इससे पहले कि हम बात करें, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। उस रिपोर्ट के जारी होने से ठीक पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकोलस क्रिस्टोफ का एक तथाकथित राय लेख प्रकाशित किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी, इज़राइल रोज़ाना फिलिस्तीनी कैदियों पर इस तरह की अत्याचार करता है और हर तरह के यौन अपराध करता है। उनका लेख हजारों शब्दों का है और इसमें ऐसी बेहूदी झूठी बातें शामिल हैं, जैसे कि इज़राइल कुत्तों को फिलिस्तीनी पुरुषों का, कुछ महिलाओं का, लेकिन मुख्य रूप से पुरुषों का, गुदा मैथुन के जरिए बलात्कार करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अब मार्क, आइए 1 मिनट बात करते हैं क्रिस्टफ के लेख के समय, और साथ ही हम क्या करते हैं इस पर भी बात करते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी और लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, आप न केवल यूनाइटेड किंगडम में राजदूत थीं, बल्कि आपने कई वर्षों तक प्रधानमंत्रियों और नेतन्याहू के सलाहकार और प्रवक्ता के रूप में भी काम किया है। और जब 7 अक्टूबर का नरसंहार हुई, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपको एक तरह की रिजर्व ड्यूटी के लिए बुलाया, ताकि आप प्रवक्ता के रूप में सेवा कर सकें, लेकिन साथ ही खंडन भी कर सकें। हालांकि इतने सारे आरोप थे और दुनिया में बहुत से लोग कह रहे थे कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये सब अच्छी तरह से दर्ज किया गया था। और आपने महीनों कैमरों के सामने बिताए, CNN, BBC और हर तरह के न्यूज़ आउटलेट से बात की, जो इज़राइल पर तरह-तरह के अपराधों का आरोप लगा रहे थे, और आप वहाँ खड़े होकर उनका खंडन कर रही थी। तो अब उसके बारे में 1 मिनट बात कीजिए। मैं वापस आकर प्रधानमंत्री के लिए काम करने लगी, शायद अगले ही दिन। तो ये 8 या 9 अक्टूबर 23 की बात होगी। और जैसा आपने सही कहा, मैं वहाँ कुछ महीनों तक रही। वही हमारी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि तब आप भी प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। और देखिए, वो एक मुश्किल समय था, क्योंकि देश सदमे में था और हमारे साथ जो आपदाएं या त्रासदी हुई, उससे समझने में वक्त लगा। ये धीरे धीरे हुआ कि हमें और ज़्यादा समझ में आया कि हमास ने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों, इजरायलियों और दूसरों के साथ क्या किया। और फिर उसके बाद जो बंधकों के साथ हो रहा था, जिन्हें गाज़ा की काल कोठरी में रखा गया था, हाँ, सुरंगों में फंसाया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय हमास के अपराधों की अधिकतर जानकारी हमें खुद हमास से मिली थी। ये सच है कि वहां सुरक्षा और ट्रैफिक कैमरों ने हिंसा रिकॉर्ड की, लेकिन सबसे भयानक हिंसा, जिसमें यौन हिंसा भी थी,
उसका ज़्यादातर हिस्सा हमास के कैमरों से सामने आया, क्योंकि उन्होंने खुद ही इसे फिल्माया था। और यहाँ मुझे लगता है कि हमने हमास और जिहादी हिंसा के बारे में कुल मिलाकर कुछ सीखा। क्योंकि देखिए, पिछले 100 सालों में, पिछले एक सदी में हमने कई भयानक और क्रूर नेताओं को देखा है। चाहे आप जर्मनी में हिटलर की बात करें, या रूस में स्टालिन की, या चीन में माओ की। ये सब जनसंहार करने वाले लोग थे। हाँ, ये लोग लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे हमेशा अपनी क्रूरता को छुपाने की कोशिश करते थे, है ना? एसएस के हिमलर ने एक भाषण में कहा कि ये अच्छा है कि हम यहूदियों को मार रहे हैं, लेकिन हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सही है, हम उनके अनुसार मानवता और यूरोप की सेवा में बड़ा काम कर रहे हैं, सभी यहूदियों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन इसे गुप्त रखना चाहिए, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आप स्टालिन के रूस और गुलाग्स पर भयानक काम करने का आरोप लगाते थे, तो आप पर सोवियत विरोधी, श्रमिक वर्ग विरोधी, हाँ, प्रतिक्रांति विरोधी होने का आरोप लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहे तो वे हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते थे। और यहाँ हमास था, जो लगभग रियल टाइम में अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने नरसंहार, सिर काटने और बलात्कार को लाइव दिखा रहा था। हमारे पास बहुत सी जानकारी है, जिसमें से कुछ हमने देखी है, जो कि उन लोगों की गवाही है जो हमास की हिंसा और हमास की बर्बरता का शिकार हुए थे। जो बचकर ये बता सके, वे शायद प्रभावित लोगों में बहुत छोटी अल्पसंख्या है। हाँ, हमास की हिंसा का शिकार हुए लोगों में उनका हिस्सा बहुत छोटा है। लेकिन यह तथ्य कि हमास ने गर्व से उसे दिखाया, उन्हें उसे छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, वे वास्तव में अपनी बर्बरता का प्रचार कर रहे थे। ये ऐसी चीज है जो हमने पहले सचमुच नहीं देखी थी। और आखिर ये किस बारे में है, और इससे हमें आमतौर पर हमास और जिहादी हिंसा की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है? तो इसमें जो दिलचस्प बात है, आप बिल्कुल सही हैं, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की ओर ले जाता है, जो 7 अक्टूबर के बाद से इज़राइल में हो रही है। इसके तुरंत बाद, मुझे नहीं पता, शायद उन अत्याचारों के एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमास द्वारा जारी की गई सारी फुटेज इकट्ठा कर ली। सिर्फ जैसा आपने कहा, दक्षिणी इज़राइल में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं, ये हमास की फुटेज थी, जिसमें वे किए पर डींगे हाँक रहे थे, और उससे एक वीडियो बनाया गया। मुझे लगता है कि ये 47 मिनट की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन एक फैसला लिया गया, और आप उन बैठकों में थीं जिनमें यह फैसला लिया गया था। इस भयानक वीडियो को व्यापक रूप से जारी न करने का फैसला लिया गया, क्योंकि इसमें आप जो देखते हैं वह अविश्वसनीय है। आप महिलाओं को देखती हैं जिनकी टांगें इतनी दूर तक फैलाई गई कि वे टूट गईं। उनके कूल्हों की हड्डियां टूट गई थीं और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहाँ पुरुष थे जिनके लिंग काट दिए गए थे। वहाँ बच्चों को जला दिया गया था और परिवारों को बच्चों के सामने प्रताड़ित किया गया था, और बच्चों को उनके माता पिता के सामने प्रताड़ित किया गया था। ये बस घिनौना था, या घिनौना कहना भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन खैर, बात ये थी कि ये क्लिप, ये 47 मिनट की वीडियो सारी क्रूरताओं की नहीं थी, लेकिन ये आप कह सकते हैं एक अच्छा अंदाज़ा देने के लिए थी कि वे किस बात पर घमंड कर रहे थे। और ये फैसला मुख्य रूप से इन पीड़ितों के परिवारों की सुरक्षा के लिए लिया गया था। यहाँ 2 तरह के पीड़ित थे। यहाँ मरी हुई महिलाएं और पुरुष थे। वैसे पुरुषों के साथ भी यौन शोषण किया गया था। महिलाएं और पुरुष जो मर चुके थे, जिन्हें यातना देने के बाद मार दिया गया था। यहाँ महिलाएं और पुरुष थे जो इस सब से बच गए थे, जो अभी भी जिंदा थे, और फिर वहाँ लाशें भी थीं। गाज़ा में बंधक बनाकर ले जाए गए, और जिंदा इजरायली और अन्य विदेशी नागरिकों को भी गाज़ा में ले जाया गया, और इसका भी वीडियो फुटेज मौजूद है। हमने उदाहरण के लिए हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड के बारे में सुना है, जिन्हें एक पिकअप ट्रक के पीछे देखा गया था। उनका हाथ उड़ गया था और उन्हें गाज़ा में बंधक बनाकर ले जाया गया था। और वैसे गाज़ा के लोग इन बेगुनाह मासूम लोगों पर, जिनमें से कई बहुत छोटे थे और कुछ बहुत बहुत बुरे भी थे, उन पर हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब ये फैसला लिया गया कि ये वाकई बहुत सारे परिवार नहीं चाहते थे कि उनके प्रियजनों को इस तरह कैमरे पर दिखाया जाए, जो कि समझ में आता है। और दूसरा कारण
शायद उतना ही महत्वपूर्ण ये था कि अगर ऐसा वीडियो व्यापक रूप से जारी किया जाता तो वो किसी तरह की स्नफ पॉर्न में बदल सकता था। कुछ लोग हैं जिन्हें विशेषकर यहूदियों के खिलाफ हिंसा देखकर मजा आता है। यह तय किया गया कि यह वीडियो चुनिंदा राजदूतों और कुछ मीडिया प्रतिनिधियों को दिखाया जाएगा, सभी पत्रकार नहीं, कुछ पत्रकार। और वही वीडियो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भी ले जाकर चुनिंदा लोगों को दिखाया गया। मैंने ये बात क्यों उठाई? क्योंकि जब हम परिवारों की संवेदनाओं और इन सब बातों का बहुत ध्यान रख रहे थे, उस समय प्रचार मशीन, यहूदी विरोधी प्रचार मशीन पहले से ही काम कर रही थी। वो ये सब होने से इनकार कर रही थी। और भी बुरा, फिर वही बात कि ये सब इज़राइल की वजह से है। अब इज़राइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है और भूखा रख रहा है। तो जैसा कि मशहूर कहावत है, जब तक एक झूठ पूरी दुनिया में फैलता है या एक झूठ भी दुनिया में फैल जाता है, सच को अपनी पैंट पहनने का मौका भी नहीं मिलता, तब तक झूठ पूरी दुनिया में फैल चुका होता है। तो अब सवाल ये है, क्या हमें अफसोस है कि हम उससे पहले आगे नहीं आए और उन अत्याचारों को दुनिया के सामने दिखाने की जिम्मेदारी नहीं ली? और अब हमारे पास ये है कि निक क्रिस्टफ न्यूयॉर्क टाइम्स में हम पर तरह तरह के झूठ का आरोप लगा रहे हैं। वैसे भले ही आप बाकी झूठों के बारे में न जानते हों, इतना तो जान लें कि कैदियों के साथ कुत्तों को अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए ट्रेन करना नामुमकिन है। ठीक है, ये असंभव है। और वैसे सभी डॉग ट्रेनर्स भी यही कहते हैं वगैरह। और अगर कोई ऐसा कहता है तो बाकी लिखा भी घिनौना है। मेरा कहना है कि पिछले 2.5 सालों में यहूदी विरोधी भावना फैली है। कई लोग कहते हैं कि इज़राइल की पीआर खराब है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पीआर से आप नाजीवाद से नहीं लड़ सकते, लेकिन बलात्कारों और उस वीडियो में दिखने वाली भयानक डरावनी चीज़ों के सवाल पर एक कैनेसेट सदस्य थे जो 7 अक्टूबर को हीरो बने थे। वैसे उस वीकेंड पर एक छुट्टी थी और वो अपने घर से बाहर भागे और आतंकवादियों को मार गिराया। वो एक अद्भुत हीरो थे, आल्मो कोहेन, यही उनका नाम है। वो वीडियो देखने के बाद बाहर आकर उल्टी कर बेहोश हो गए। तो मैं समझ सकती हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं चाहते, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि वो एक गलती थी? मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपकी बाकी बातों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले, गाजा लाए गए कई बंधक घायल और खून से लथपथ थे। हमने देखा गाजा की सड़कों पर लोग कितने खुश थे, है ना? मुझे लगता है कि इससे इजरायलियों और इजरायली नागरिकों के प्रति नफरत दिखती है। मुझे लगता है कई लोगों के मन में गलतफहमियां थीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रिहा किए गए बंधकों के समूह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की थी और उन्होंने उनसे पूछा, क्या कोई भी गजावासी था? आप जानते हैं, जैसे हमेशा हॉलोकॉस्ट की कहानियों में छुपे हुए लोग होते हैं और कोई गैर यहूदी ईसाई महिला होती है जो उन्हें चुपचाप खाना देती है। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ था? और उन्होंने कुछ इस तरह से पूछा, क्या गजा में ऐसा कोई उदाहरण था और एक भी बंधक ऐसा नहीं था जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सके जिसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया हो या उन्हें बेहतर सुविधा दी हो या कुछ ऐसा किया हो? तो ये बस उस हकीकत का एक हिस्सा है जिसे हमें जानना और स्वीकार करना होगा कि हम उसी के साथ जी रहे हैं, ठीक है? अब उस फिल्म के बारे में जो आपने बताई थी, वो मुख्य रूप से हमास के अपने स्रोतों से बनाई गई थी, सही है? बाद में हमास के कुछ नेताओं ने माना कि जारी करना गलती थी, लेकिन वे उसे वापस नहीं ले सके। मैंने वो फिल्म कई बार देखी। आसान नहीं था, पर उल्टी नहीं आई, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास एकजुटता जताने वाले इतने सारे दौरे थे जो इजराइल आ रहे थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तय किया कि वे सभी को वो फिल्म दिखाएंगे। शायद पूरी 47 मिनट की नहीं, लेकिन जितनी देखी वो काफ़ी थी। और मुझे आपको बताना है, आप किसी विदेशी को ये फिल्म दिखाकर उसके साथ बैठे बिना नहीं रह सकते। तो मैंने भी ये फिल्म बहुत बार देखी, क्योंकि हर बार आप जानते हैं, चाहे वो चेक गणराज्य के विदेश मंत्री हों या फ्रांस के विदेश मंत्री या फिर इटली के नेता, वे सभी, नेतन्याहू और मैं, उनके स्टाफ में होने के कारण साथ में फिल्म देख रहे थे। ये आसान नहीं था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जब आप इसे दूसरी या तीसरी बार देखते हैं तो आप इसके प्रति संवेदनहीन नहीं हो जाते। हर बार ये उतना ही कठिन होता है। इन गणमान्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी?
मुझे इसकी बैठक याद है। नया वाला तुम? थे मैंने चेक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक देखी और कमरे में चेक पक्ष के कुछ लोग रोने लगे। देखना बहुत मुश्किल था। और हमने, आप जानते हैं, फिर ये निर्णय लिया कि अगर हम इसे लोगों को इजराइल में दिखा सकते हैं तो हम इसे विदेशों में भी दिखा सकते हैं। जैसा आपने कहा, फैसला हुआ कि फिल्म विदेश में चुनिंदा लोगों को दिखाई जाए ताकि लोग समझ सके इजराइल किसका सामना कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं हमने क्या झेला और हमास असल में है क्या। ठीक है, ये तय हुआ कि इसे यूट्यूब पर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मैंने देखा जब नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया था, वो पिछले साल या उससे पहले था, वहाँ कुछ कोड दिखाया गया था जिसे लोग देख सकते थे। मुझे नहीं पता वो पूरी फिल्म थी या उसका हिस्सा, लेकिन सोच ये थी, सही या गलत, सोच ये थी, जैसा आपने सही कहा, सोच ये थी कि आप इसे बस सार्वजनिक कर देने से उसका महत्व कम कर देते हैं। और एक और जवाब यह है कि आप असल में इजराइल के विरोधियों को भी नहीं मना पाते, क्योंकि वो बस कह देते हैं कि ये सब एआई है, ये सब झूठ है, जैसा लोग कहते हैं जब उन्हें सबूतों से भी यकीन नहीं होता। तो क्या वाकई ये कोई बड़ा बदलाव लाने वाली बात है कि आप इसे बाहर डाल दें? तीसरा मुद्दा जिस पे आपने थोड़ा बात की, पीड़ितों के परिवारों का सवाल है, जिस पर थोड़ा और कहना चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो तो क्या आप उसकी तस्वीर सबके सामने चाहेंगे? और अगर मान लीजिए उसका परिवार बर्बाद हो गया है और आप दादी है और आपके पोते पोतियों में से किसी की बहुत ही खून से सनी हालत में कोई तस्वीर है, क्या आप सच में चाहेंगी कि वो तस्वीर सबके सामने आए? मुझे याद है युद्ध के पहले दिन 7 अक्टूबर को मैंने इजरायली टीवी पर एक युवा इजरायली महिला को देखा जो 3-4 आतंकवादी बलात्कारियों से भाग रही थी और उनका सामना कर रही थी। और मुझे लगा कि ये असल में ये इजरायली लोग इन भयानक भयानक अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसे टीवी से हटा दिया गया। शायद परिवार ने हटाने को कहा होगा, इसलिए हमें परिवारों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से तर्क थे कि क्या हमें वो वीडियो बाहर डालना चाहिए था या नहीं। इसके पक्ष विपक्ष में तर्क है। शायद मैं थोड़ा सनकी हूं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से कुछ बड़ा बदलता। एक बार फिर, जो लोग सोचते हैं कि इजराइल बुरा है, वे मानते हैं कि इजराइल झूठ बोलता है। वे सोचते हैं कि यहूदी सोशल मीडिया को नियंत्रित करते हैं। काश हम करते, पर हम नहीं करते। ये सब गढ़ा गया है ना? सब एआई से बनाया गया है। और इसलिए मैं एक बार फिर से निश्चित नहीं हूं कि अगर ये फैसला लिया गया होता कि ये सारी चीज़ें रियल टाइम में बाहर डाल दी जाएं, तो ये वो चीज़ें होती जो वैश्विक नैरेटिव को बदल देती। मुझे लगता है अगर आप पश्चिमी देशों में इजराइल के प्रति नफरत देखें और अचानक उसमें बढ़ोतरी देखें, तो हाँ, यहूदी लोगों के प्रति नफरत, इजराइल के प्रति नफरत। मुझे लगता है ये हमारे देश से ज़्यादा पश्चिमी देशों में जो हो रहा है उसी के बारे में है। ये हमारे यहूदी होने के बारे में है, ना कि हमारे समुदाय के कार्यों के बारे में। ओह, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, अगर मुझे सही याद है, कि मेरा मतलब है, इसके अलावा आपने कहा था कि हम सदमे में थे। इसे महसूस करना बहुत मुश्किल था। ये कुछ हद तक बच्चे को जन्म देने जैसा है। मेरा मतलब है, माफ कीजिए कि मैंने दोनों बातों की तुलना की, लेकिन आप जानते हैं, जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, उनमें से एक बात जो हमेशा कही जाती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो ये है कि आपको लगता है कि ये बहुत दर्दनाक है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। अगले बच्चे पर आप फिर भूल जाती हैं और कहती हैं, ओ माय गॉड। तो मैं वही पेट में उठने वाला दर्द जो मैंने 7 अक्टूबर को महसूस किया था और 8 अक्टूबर तक भी था, उसे फिर से महसूस नहीं कर सकती। अब ये और बौद्धिक हो गया है। हालांकि मुझे याद है कि उन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप जो यहूदी विरोधी भावना सामने आई, उससे मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तो इज़राइल में यहूदियों के लिए सहानुभूति या किसी भी तरह की हमदर्दी होने के बजाय इसका उल्टा हुआ। अब मुझे इससे हैरान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी तरह इन जिहादी अत्याचारों ने पश्चिमी देशों में छुपे हुए यहूदी विरोध को, चाहे वो वामपंथ में हो या दक्षिण पंथ में, खुलकर सामने आने की इजाज़त दे दी। ये धीरे धीरे बाहर आने लगा और ये और भी बुरा होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय परिसरों में स्वस्तिक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब हम चरम दक्षिण पंथ को भी देख रहे हैं। आप कह सकती हैं कि यह अभी भी वामपंथ में ज़्यादा है,
लेकिन दक्षिण पंथ में भी हम जानते हैं कि टकर कार्लसन और आप जानती हैं खून के झूठे आरोपों और खुले तौर पर यहूदी विरोध को वैधता दी जा रही है। मैं यहूदी विरोध शब्द हल्के में नहीं कहती। मैं नहीं मानती कि सब कुछ यहूदी विरोध है, लेकिन हम कुत्तों को कैदियों के साथ कुकर्म कराने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कहना, हम सभी बैंकों को नियंत्रित करते हैं कहने जैसा ही है। आपने कहा, काश हम सोशल मीडिया नियंत्रित करते, अच्छा होता। अगर मैं बैंक नियंत्रित करती तो ओवरड्राफ्ट नहीं होता। लेकिन सच में दुखद बात यह है, और हम जानते हैं कि हमारा मीडिया, इजरायली वामपंथी मीडिया, इसमें मदद नहीं करता। असल में यह नुकसान करता है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा नेतन्याहू को गिराने में व्यस्त है और बहुत आत्म आलोचनात्मक हो जाता है। हाँ, हम अत्याचार करते हैं, फिर दुश्मन कहते हैं, देखो तुम्हारे इजरायली भी यही कहते हैं। खैर, मेरा कहना अब ये है कि मुझे नहीं पता, हम पिछले 2.5 साल पलट नहीं सकते, लेकिन ये सच है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बकवास छापी थी। हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा से बकवास और इजराइल विरोधी बातें छापता रहा है, और ये 7 अक्टूबर से बहुत पहले से चल रहा है। ये अलग ही स्तर की बात है, क्योंकि निकोलस क्रिस्टोफ पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। आप आम आदमी की बात नहीं कर रहे। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स संपादकीय टीम इसे ओपिनियन पेज पर ना छापकर पूरी तरह रोक भी सकती थी और कह सकती थी कि हम ये नहीं करेंगे। वो अखबार फैक्ट चेक करता है और सब देखता है। छोड़ो, ठीक है। तो अब मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि हमारी रणनीति, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं, वही लोग जिन्होंने कहा था हमें फर्क नहीं पड़ता, परिवारों को भूल जाओ, हमें ये वीडियो फैलाना है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि हमारी पीआर कोशिश में हमारी गलती थी, और वो ये थी, आप अक्टूबर 7 के बाद के महीनों में उसी से निपटने में बहुत व्यस्त थीं कि हमारी गलती वही थी। हम विश्व मंच पर जिहादियों और यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ तर्क और विचारधारा के स्तर पर लड़ रहे हैं, और वे लोग, उन्हें झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो वामपंथी एनजीओज हों, कट्टर जिहादी हों या कोई भी। एक पूरी मुहिम चली थी, और हम सच बताने में इतने व्यस्त हैं कि हम बस पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, जब भी किसी ने हम पर आरोप लगाया या हमास ने कहा कि हमने गाजा के एक अस्पताल को मिसाइल से निशाना बनाया या कुछ ऐसा, और आपको उठकर देखना पड़ता था, लेकिन आपने अभी अस्पताल में कई लोगों को मार डाला। आपको और आईडीएफ यानी इजरायली सेना को भी यही कहना पड़ता था, ये कहते हुए, हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते, और अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी जांच कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आईडीएफ के प्रवक्ता कहेंगे हम माफ़ी चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह एक गलती थी। ठीक है, अब मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कहा कि इस तरह से आप पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों का मुकाबला नहीं कर सकते, आप सच बताने में इतनी व्यस्त हैं। रुको, हम जांच करेंगे। जांच पूरी होने तक उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये हर जगह फैल चुका है, और गाजा में नरसंहार, भूखमरी के दावे, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार तथ्यों के साथ साबित कर दें कि ये सच नहीं है। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन क्या आप CNN पर झूठ बोलती और कहती, नहीं, ये सच नहीं, हमने नहीं किया? जवाब है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सच बोलते हैं। कम से कम आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन आप सच कहते हैं। आप कहते हैं, देखिए, इसकी जांच चल रही है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इजराइल अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता, सही है, और यही सच है। या आप कहते हैं, इजराइल निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाता। ये दिलचस्प है, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में अमेरिकियों ने शायद अनजाने में एक बच्चों के स्कूल पर हमला किया था, याद है? और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस बारे में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और अमेरिकियों ने बहुत सख्त रुख अपनाया था, है ना? आप इसे दोहरा कैसे सकते हैं? इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अमेरिकियों को कोई मदद मिली, है ना? तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करें, शायद आप जीत नहीं पाएंगे। यही हालात है। मुझे लगता है सच कहना ज़रूरी है। सच ये है, अगर आप गाज़ा में 1000 रॉकेट दागते हैं ताकि फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों को मार सके, है ना? अगर कोई रॉकेट भटक जाए तो मीडिया उसी पर ध्यान देता है। यही सच है। युद्ध की यही प्रकृति है। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपकी अनुमति हो, आपने 7 अक्टूबर 23 के बाद से यहूदी विरोधी भावना के बढ़ने की बात की थी। और यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है,
अगर आप विदेशों में राजनीतिक रूप से सही माने जाने वाले विचारों को सुने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, तो वे कहते हैं, हाँ निश्चित रूप से ये यहूदी विरोधी भावना उचित नहीं है। वे कहेंगे ये इजराइल की कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया है। गलत है, लेकिन सब कुछ इजराइल द्वारा गाजा, लेबनान आदि में की गई कार्रवाइयों के कारण हो रहा है। वे इसे बिल्कुल गलत समझते हैं। वे इसे पूरी तरह गलत समझते हैं। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने के बाद दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना में वृद्धि हुई थी। ये सच है। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में 1933 के बाद जब नाजी जर्मनी में सत्ता में आते हैं तो ये पूरी दुनिया में यहूदी विरोधियों को बढ़ावा और ऊर्जा देता है। आप देख रहे हैं कि फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका तक यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है, क्योंकि यहूदी विरोधी लोग एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, और अगर किसी एक को सफलता मिलती है तो वे सभी उत्साहित हो जाते हैं। मुझे लगता है यही सही व्याख्या है कि दुनिया में यहूदी विरोधी भावना क्यों बढ़ रही है, चाहे वो जिहादी हों या दूर दक्षिणपंथी और दूर वामपंथी। अगर ये लगे कि यहूदी विरोधी भावना सफल हो रही है तो उसकी नकल करने वाले भी आ जाते हैं। और नाजीवाद के बदनाम होने के कारणों में से एक ये है कि वो हार गया था, उसे सैन्य रूप से पराजित किया गया था। 1930 के दशक में हिटलर के समय जर्मनी में यहूदी विरोधी भावना थी और वे अभी तक पराजित नहीं हुए थे, जिससे पूरी दुनिया में यहूदी विरोधियों को फिर से प्रेरणा मिली। और एक आखिरी बात, और मुझे लगता है कि यह कहना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हमने अपने पॉडकास्ट में पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन इसे दोहराना ज़रूरी है। एक बहुत ही सुविधाजनक मिथक है, और वो मिथक ये है कि सभी यहूदी विरोधी लोग अनपढ़, गंवार, असभ्य और गंदे होते हैं, है ना? वे सब अनपढ़ स्किनहेड्स का झुंड हैं जिनके टैटू होते हैं। शायद कुछ होशियार स्किनहेड्स भी टैटू के साथ होते हैं, लेकिन यही रूढ़िवादिता है। अगर उन्हें बेहतर शिक्षा मिली होती और वे यहूदियों को समझ पाते तो वे यहूदी विरोधी नहीं होते। सच तो यह है कि ये पूरी तरह बकवास और एक मिथक है। ये एक सुविधाजनक मिथक है, क्योंकि अगर आप इस पर विश्वास करें तो थोड़ी शिक्षा और दयालुता से यहूदी विरोध खत्म हो जाएगा, है ना? सच तो ये है, और न्यूयॉर्क टाइम्स और ये लेख इसका उदाहरण है, कि कुछ सबसे शिक्षित सभ्य लोग भी यहूदी विरोधी हो सकते हैं। वैगनर चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन कोई ये नहीं नकारता कि वैगनर का संगीत में योगदान बहुत बड़ा है। पश्चिमी संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, फिर भी वे यहूदी विरोधी थे। वोल्टेयर, फ्रांसीसी प्रबोधन के जनक, पश्चिम के बौद्धिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, यहूदी विरोधी। दोस्तोयेव्स्की, रूसी साहित्य, यहूदी विरोधी। यहाँ तक कि शेक्सपियर के बारे में भी बहस है, वेनिस का सौदागर को लेकर। क्या वे उस समय की रूढ़ियों को दर्शा रहे हैं या अपनी खुद की नफरत और पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है ना? लेकिन सच ये है कि ये जो सोच है कि समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग यहूदी विरोधी नहीं हो सकते, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आपके पास पुलित्जर पुरस्कार हो सकता है और आप यहूदी विरोधी भी हो सकते हैं। आपके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हो सकती है और आप यहूदी विरोधी भी हो सकते हैं। आप बेहतरीन नाटक और टीवी शो लिख सकते हैं और अंदाज़ा लगाइए, आप यहूदी विरोधी भी हो सकते हैं। सिर्फ हो सकते हैं, ऐसा नहीं। आजकल शिक्षाविद पहले से ही संदेह के घेरे में हैं, मुझे कहना पड़ेगा। निश्चित रूप से इजराइल विरोधी, और फिर वे दावा करते हैं कि ये यहूदी विरोधी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बस एक बात और कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, अपने पॉडकास्ट का अंत इजरायली राजनीति की थोड़ी सी चर्चा के साथ करें, मैं यौन हिंसा के बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्रिस्टोफ के घिनौने लेख से उद्धरण क्यों नहीं देना चाहती थी। उसने बहुत ही विभत्स और स्पष्ट तरीके से लिखा था, और वहाँ जो विवरण दिए गए हैं कि कैसे जेल के गार्ड और साथ ही बसने वाले कुछ अज्ञात बसने वाले इधर उधर घूमकर बलात्कार और अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहे हैं, और ये अविश्वसनीय है, ठीक है, लोगों के जननांगों को बांधना, जबकि असल में ये 7 अक्टूबर को हुआ था। और वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, और क्रिस्टोफ कहते हैं, हाँ ये 7 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इजराइल में ये हर दिन होता है, ठीक है, जो कि ये इतनी बड़ी झूठ है कि आप जानते हैं, आपको इसकी जांच करने की भी जरूरत नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप हमास या उसके समर्थकों के पास जाएंगे तो ये बातें सुनेंगे। खैर, यही समस्या है, और उन्हें इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। मैं सिर्फ एक अध्ययन की याद दिलाना चाहती हूँ। ये एक डॉक्टरेट थीसिस थी जो मुझे लगता है करीब 40 साल पहले
लगभग 50 साल पहले एक महिला ने की थी, शायद हिब्रू यूनिवर्सिटी में, और हम इसे जांच सकते हैं। थीसिस किसने लिखी थी? यह कहते हुए कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करते क्योंकि वे नस्लवादी हैं, कि इजरायली सैनिक इतने नस्लवादी हैं कि वे कोशिश भी नहीं करते, वे फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की जहमत भी नहीं उठाते, और इसलिए बलात्कार का मुद्दा उठाकर इजरायली सैनिकों पर हमला करने की ये बात। यहाँ तक कि जब हम बलात्कार भी नहीं करते। यहाँ तक कि जब हम उनका बलात्कार नहीं करते तब भी यह मुद्दा बन जाता है। और आप जानती हैं, आखिरी बात यह है कि सिर्फ यौन अत्याचार ही नहीं किए गए और उन पर घमंड भी किया गया, ये कि ये युद्ध का एक हथियार बन गया, कि इस पूरे संघर्ष में यौन हिंसा युद्ध का एक हथियार बन गई। ये पहले भी रहा है, हमेशा से। हमने कहानियां सुनी हैं, हर युद्ध में कुछ सैनिक होते हैं जो बलात्कार या लूटपाट कर सकते हैं। मेरा मतलब है, ऐसा युद्ध के समय में होता है। और असली सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी सेना, जिस सेना की बात हो रही है, क्या वो उन लोगों का कोर्ट मार्शल करती है, उन्हें जेल भेजती है, या जो भी, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जब हमास के लड़ाके बलात्कार, अप्राकृतिक यौन शोषण और जननांग काटते हैं, तब भी उन्हें हीरो माना जाता है। उन्होंने इसका प्रचार किया, उन्होंने इसे छुपाया भी नहीं, वे खुश हैं। तो बात यह है कि ये जोर देना ज़रूरी है कि ये भी जोर देना ज़रूरी है कि ये एक ईरान समर्थित जिहाद आंदोलन है, और हिजबुल्लाह को तो हमास से भी बदतर बताया जाता है। और अगर इसने उत्तर में सीमा पार करके उसी तरह इजराइल पर हमला किया होता जैसे हमास ने दक्षिण में किया था, तो हमने उतनी ही या उससे भी ज्यादा भयानक यौन हिंसा, आप कह सकते हैं, देखी होती। क्या मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ कह सकता हूँ? हाँ, एक आखिरी बात। ब्रिटिश प्रेस में 2-3 हफ्ते पहले एक खबर आई थी जिसमें उन्होंने गाजा की जांच की थी, और उसमें ये रिपोर्टिंग थी कि हमास सहायता बांट रहा था और सहायता वितरण का इस्तेमाल महिलाओं से यौन संबंध बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। यदि आप परिवार की मदद चाहते हैं तो बेटी को यहाँ लाएं, वरना मैं जवान शादीशुदा औरत के साथ यौन संबंध बनाऊंगा अगर उसे बच्चों के लिए खाना चाहिए। और निश्चित रूप से ये हमास द्वारा अपने ही लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है। बताइए, गजा में हमास द्वारा महिलाओं के शोषण पर किसने इस पर कुछ प्रकाशित नहीं किया? द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो हाँ, अब सुनिए, उस भयानक बात को लेकर, आप जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं। उस भयानक बात को पीछे छोड़कर चलिए कुछ और बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इजरायली राजनीति के बारे में बात करना बहुत खुशगवार है। लेकिन चलिए ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और हमने अपने दर्शकों और श्रोताओं से वादा किया था कि हम हमेशा शो के आखिरी 3-4 मिनट में एक अपडेट देंगे, क्योंकि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। मैं भी यही कह रही हूँ, बिल्कुल। तो इस हफ्ते इजरायली राजनीति में सबसे बड़ी खबर यह है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियां, या उनमें से एक खास पार्टी ने कहा है कि हम चुनाव जल्दी करवाएंगे, हम गठबंधन से बाहर आ रहे हैं। और नेतन्याहू ने उस भर्ती कानून के बारे में अपना वादा नहीं निभाया जिससे बहुत सारे येशीवा लड़कों को छूट मिल जाती जो पूरा दिन पढ़ाई करते हैं और सेना में नहीं जाते। और अब चुनाव पहले होंगे, जितना हो सकते थे उससे भी जल्दी। हम अक्टूबर में चुनाव करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर में चुनाव होंगे। तो सबसे पहले ये कहने के बाद मुझे बस जम्हाई लेनी है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चुनाव सितंबर में हो या अक्टूबर में, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। हमारे अमेरिकी दर्शकों और श्रोताओं के लिए जाहिर है आप चुनावों के आदी हैं। आपको पता है, हर 2 साल में नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होते हैं, है ना? इजराइल में अन्य संसदीय लोकतंत्रों की तरह 4 साल नहीं, मध्यावधि चुनाव की वजह से हर 2 साल में। ओ मिड टर्म्स, हाँ। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल जैसे संसदीय लोकतंत्रों में संसद चुनाव की तिथि तय करती है और एक कट ऑफ होता है। उन्हें तय समय तक चुनाव करवाने होते हैं, और ऐतिहासिक रूप से लगभग सभी इजरायली सरकारें अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सभी इजरायली सरकारें गठबंधन सरकारें होती हैं। और जैसे जैसे आप चुनाव की तारीख के करीब आते हैं, गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियां एक दूसरे से खुद को अलग दिखाना चाहती हैं, और इसी वजह से आमतौर पर सरकारें पहले ही गिर जाती हैं। ये सरकार वास्तव में इजराइल के इतिहास की सबसे लंबी सरकारों में से एक बनने जा रही है, उन सभी घटनाओं के बावजूद जो हुई। हाँ, न्यायिक सुधार, 7 अक्टूबर और सभी संकट, ये एक लंबे समय से चल रहा कामकाजी गठबंधन रहा है। मैं इसके बारे में उत्साहित होने से इनकार करता हूँ,
न केवल इसलिए क्योंकि शायद ये सिर्फ चुनावों को एक महीने आगे ला रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि कई मायनों में ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि नेतन्याहू का आधार वे सामान्य इजरायली हैं जो सेना में सेवा करते हैं, और वे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के साथ समझौतों से बहुत खुश नहीं हैं कि उनके युवा पुरुषों को सेना में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का कहना कि वे नेतन्याहू से नाराज है क्योंकि उन्हें मनचाही चीज नहीं मिली और वे येशिवा के छात्र के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ठीक है। तो चुनाव को आगे लाना वास्तव में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं बस आपकी कही बात को थोड़ा बदलना चाहूंगी। गलत नहीं है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। इस अनिवार्य सैन्य सेवा विधेयक को विपक्ष द्वारा भर्ती से बचने वाला विधेयक कहा जा रहा है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये विधेयक अगले 5 वर्षों में उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवाओं की भर्ती बढ़ाता है जो येशिवा में नहीं पढ़ रहे या जिन्हें सेना में जाना होता है। ये विधेयक सेना सेवा बढ़ाने और पढ़ाई करने वालों को अनुमति देने के लिए समझौता था। इसलिए ये ड्राफ्ट डॉज नहीं है। मुझे कहना है, उन्होंने उन्हें उनकी चाहत दी, अब वे ड्राफ्ट से बच सकते हैं। ये एक समझौता होने वाला था ताकि मान लीजिए जमीनी स्तर पर इजरायली समाज में बदलाव लाया जा सके, जिससे हरेदी युवा पुरुष शर्मिंदगी महसूस न करें। उनके मोहल्लों में सेना में जाना उनके लिए शर्म की बात नहीं है। और अगर वो पास नहीं होता, तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो बिल पास हो, जो ड्राफ्ट से बचने में विश्वास नहीं रखते। वे मानते हैं कि इससे ड्राफ्ट बढ़ेगा। ये कहना सही होगा। मैं मानता हूं कि अगर इजरायली सरकार सभी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को कल ही जबरन सेना में बुलाए, तो आंतरिक टकराव के कारण कम लोग सेना में शामिल होंगे। हमने इसमें बढ़ोतरी देखी है। मैं मानती हूँ कि इसे धीरे धीरे और क्रमिक रूप से करना चाहिए। यही लड़ाई है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो संसदीय प्रणाली से कम परिचित हैं। विडंबना यह है कि जब चुनाव होते हैं और गठबंधन बनता है, लेकिन कोई बातचीत नहीं होती, और अगर किसी तरह का गतिरोध हो जाता है जहां कोई भी पक्ष गठबंधन नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तब तक कार्यवाहक बने रहते हैं जब तक सरकार नहीं बनती। और मैं इसे विडंबना क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्हें हटाने की लगातार कोशिशों के बावजूद या तो वे जीत जाते हैं, वे यानी उनका दल सबसे ज्यादा सीटें हासिल करता है, और अगर वे गठबंधन बनाने में सफल हो जाते हैं तो वही प्रधानमंत्री बनते हैं। या अगर विपक्ष को स्पष्ट जीत मिलती है जहां वो गठबंधन बनाने में सक्षम होता है, तो ऐसे मामलों में सब कुछ साफ और तय होता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां सब कुछ साफ और तय नहीं होता और अभी भी बातचीत चल रही होती है, तो हमारे पास यहाँ ऐसी स्थिति है जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कोई गठबंधन नहीं बन जाता। अगर गठबंधन उनका है तो वो अगले कुछ वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी पक्ष का गठबंधन नहीं बनता तो भी वे काफी समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले इसमें काफी समय लग गया था। कई चुनाव हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि अब नेतन्याहू से छुटकारा मिलेगा, उनके लिए ये इतना आसान नहीं है। तो मैं बस एक आखिरी बात के साथ खत्म करूंगा। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स में से एक नेता ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू से नाराज है और हमारा लिकुड के साथ गठबंधन खत्म हो गया है। लिकुड मतलब नेतन्याहू। हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ कहना चाहता था, मैंने मुस्कुरा दिया क्योंकि मान लीजिए चुनाव में किसी पक्ष को बहुमत नहीं मिला। क्या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सेंटर लेफ्ट के साथ जा सकते हैं जो कह रहे हैं कि सभी को तुरंत सेना में जाना चाहिए और किसी समझौते के खिलाफ है? और जैसा कि मैंने अभी कहा, मुझे लगता है कि समझौता ही वास्तव में परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है। नहीं तो वे अपने लोगों तक सीमित रहेंगे और सेना में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि वे सेना में आएं। मैं सोच रहा था, और इसी पे ख़त्म करेंगे क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा। ये सारे लोग जो नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं, सही है? क्या वे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को वही सब देने के लिए तैयार होंगे जो वे चाहते हैं, ताकि क्नेसेट में बहुमत मिल सके और नेतन्याहू को हटाया जा सके? इसका मतलब है कि पिछले 2 सालों की सारी बातें उन्हें वापस लेनी होंगी। हाँ, सब कुछ वापस लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सनकी हूँ, कि वे सच में ऐसा कर सकते हैं।
खैर, ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, जब शांति समर्थक समूह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिलिस्तीनी राज्य बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम मान जाते हैं। असल में लैपिड के पिता टॉमी लैपिड, दिवंगत टॉमी लैपिड, वही मध्यमार्गी थे जिन्हें आप मध्यमार्गी कहते हैं, और उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने अचानक कहा ओह छोड़ो, उनका पूरा मंच इसी पर आधारित था और उन्होंने एक झटके में इसे छोड़ दिया। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, और मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ, अगर गतिरोध हुआ तो वामपंथ जितना हो सकेगा उतना अरब पार्टियों के साथ जाएगा। अगर वे कहते हैं कि सभी को भर्ती किया जाना चाहिए, तो ये दिलचस्प है कि वे इजराइल के अरब नागरिकों के लिए ये नहीं कहते। देश में काफी पाखंड है। मुझे लगता है मुख्य पाखंड वामपंथियों से आता है। आप असहमत हो सकते हैं, ये मेरी राय है, और खासकर इन मुद्दों पर मुझे भी ऐसा लगता है, और यह मैं सर्वेक्षणों के आधार पर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पर सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करती और अभी यह कहना भी बहुत जल्दी है। मुझे लगता है कि दक्षिण पंथ बहुमत में आने वाला है, और हम देखेंगे। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकती हूँ, और मैं मान लूंगी कि अगर चुनाव के समय मैं गलत साबित होती हूँ। तो मैं बस 2 वाक्यों में जवाब दूंगा और मैं कहूंगा, रूथी, तुम कहती हो कि वामपंथी नेता, राजनेता पाखंडी है, और मैं कहूंगा कि सभी राजनेता अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कभी-कभी सच को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपने रुख में बहुत लचीले होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल हम ये बातचीत अगले हफ्ते जारी रखेंगे। बिल्कुल, कौन जानता, अगले हफ्ते फिर हमें ईरान और राष्ट्रपति ट्रंप पर बात करनी पड़ सकती है। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी।